चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? लास्ट क्या लिखा था आपने? मतलब किस टॉपिक के लिए? दक्षिण भारत के राजवंश, संगम काल था। चोर, चेल, पांड्य, सॉरी चोर नहीं था, चोल है, चेर है और पांड्य है। मेघदूत नाम से एक रचना है, कौन से लेखक की रचना है? मेघदूतम। और स्वप्न वासव दत्ता, देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त की रचना है देवी चंद्रगुप्तम। और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। स्वप्न वासव दत्ता, भास नाम के एक कवि हुए थे। लूसेंट वगैरह वाला जो वन लाइनर टाइप की किताब है ना, उसको रेफ़र कीजिएगा लास्ट में, क्योंकि उसमें जितने भी सेक्शन वाइज चीज़ें, मतलब जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट राजा हैं, इंपॉर्टेंट वॉर्स हैं, वो आपको हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ने के बाद ना एक बार रेफरेंस के तौर पे उसको रिवीजन करने के लिए अच्छी बुक है वो। लूसेंट या उसके जैसी कोई भी अरिहंत की कोई बुक आती है फैक्चुअल वाली, वो ठीक है रिवीजन करने के लिए। हिस्ट्री को पढ़ने में या बाकी सब्जेक्ट्स को? नहीं, मतलब ये भी जैसे कि ये आप बताए ना, संगम वाला भी, हाँ, चाणक्य वाला भी, उसमें मेरे को बहुत डाउट आता था, लेकिन अब मुझे क्लियर हो गया कि हाँ उसमें 3 हिस्से हैं, फिर उसमें ये राजा है। असल में पैरेलली चीज़ें चलती हैं ना, तो सबको इंडिविजुअल स्टडी करने से थोड़ी सी क्लियरिटी आती है। हिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत यही है कि बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पे इंडिया के नॉर्थ में अलग चीज़ चल रही है, सेंटर में अलग चीज़ चल रही है, साउथ में अलग चीज़ चल रही है, और सबको आपको सेपरेटली स्टडी करना है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ईयर को लेकर के आप तीनों में पैरेलली एक ही टाइम पे स्टडी कर लो। मतलब सपोज 605 ईस्वी में जो भी घटनाक्रम हुए हैं, आप ऐसा तो नहीं कर पाओगे ना कि नॉर्थ में क्या हो रहा था उसी टाइम पे, फिर सेंटर में क्या हो रहा था, फिर साउथ में क्या होता था। आप ये करोगे कि नॉर्थ में 100 BC से लेकर के 100 AD तक क्या हो रहा था, ये आप हो सकता है पढ़ लो नॉर्थ में, फिर उसी टाइम फ्रेम में सेंटर में क्या हो रहा था, फिर उसी टाइम फ्रेम में साउथ में क्या हो रहा था। ठीक है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्टडी कहते हैं। तो हमारे लिए हॉरिजॉन्टल स्टडी ज़्यादा बेहतर है। वर्टिकल स्टडी मतलब सभी को आप एक ही टाइम पे पढ़ने की कोशिश करोगे तो उसमें दिक्कत आती है। और हिस्ट्री पढ़ने और समझने में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि हम सबको सेपरेट पढ़ते हैं, फिर सबको कनेक्ट करके वापस से हमको मेमोराइज करना पड़ता है कि हाँ इस टाइम पे यहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा था और वहाँ पे क्या हो रहा था, इस तरीके से। वैसे अभी भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। जब इसको आप 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन कर लोगे ना, तो चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। इकोनॉमी के लिए हम जो क्लास में पढ़ते हैं और जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। उसके लिए आपको थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी और थोड़ा सा क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं उसके हिसाब से आपको वापस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है। सपोज जीडीपी से ही एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन से लेकर के बहुत टफ क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जीडीपी पढ़ लिया और समझ लिया तो जीडीपी वाले सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जीडीपी आपने एक बार पढ़ा, फिर देखा कि क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, फिर उस लेवल का वापस से थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा, फिर वापस वो क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो बनेगा वो क्वेश्चन। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर मुझे लगता है दिक्कत आती है तो हिस्ट्री में आती है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस में, क्योंकि इसका कोई सिर पैर नहीं है। आपने इतना पढ़ा है और ज़रूरी नहीं है कि इसमें से मतलब जो आपने कॉपी में नोट किया है एज इट इज़ वैसे ही क्वेश्चन मिल जाएँ। तो बाकियों में तो चलो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, यहाँ पे तो याद है तो है, नहीं है तो फिर छोड़ना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन रहता है। ठीक है, चलिए तो एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ छोटे छोटे टॉपिक और रह गए हैं, उसको कंप्लीट करके फिर अपन मिडाइवल हिस्ट्री या मध्यकालीन भारत की तरफ मूव करेंगे।
ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट बताया कि गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के बारे में, ठीक, हम जो क्रोनोलॉजी फॉलो कर रहे हैं उसमें हमने गुप्त काल पढ़ा, उसके बाद में गुप्तोत्तर काल पढ़ा। गुप्तोत्तर काल का मतलब है कि मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि सपोज हम मौर्य काल को एक रेफरेंस के तौर पर लेते हैं और मौर्य काल से पहले को हम प्री मौर्यन ईरा कह देते हैं और इसके बाद के काल को पोस्ट मौर्यन ईरा या मौर्योत्तर काल कह देते हैं। इसका रीज़न क्या है कि मौर्य काल में कुछ ऐसी अमूलचूल घटनाएं हुई जो इससे पहले या इससे बाद में नहीं हो पाई थी, मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वंश था कह सकते हैं। वैसे ही गुप्त काल भारत के इतिहास के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वंश रहा। इसको, इस समय को भारत के इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके समय जो घटनाएं घटी हैं या जो वंश रहे उसको प्री गुप्ता ईरा भी कह सकते हैं, ठीक है। मौर्योत्तर काल के, मौर्य काल के बाद के समय को मौर्योत्तर काल भी कह सकते हैं या प्री गुप्ता ईरा भी कह सकते हैं। जनरली हिस्ट्री पढ़ते समय इसको प्री मौर्यन और पोस्ट मौर्यन कह दिया जाता है, ठीक है। और गुप्त काल जो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके बाद के समय को गुप्तोत्तर काल कह दिया जाता है, ठीक। गुप्त काल में हमने कुछ प्रमुख राजाओं के नाम देखे, उसके बाद में गुप्तोत्तर काल में सिर्फ एक राजा जो काफी महत्वपूर्ण हुए थे, हर्षवर्धन, ठीक, हर्षवर्धन। अब इस समय में गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल आते आते ऐसी ही सिचुएशंस होने लगी थी भारत में, जैसे कि एक और चीज मैंने आपको बताया था, सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था क्या था? असल में मौर्य काल के बाद से ही या गुप्त काल आते आते और गुप्तोत्तर काल में खास करके बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशंस आने लगी थी कि जो भी राजा सेना रखते थे उनको सेना रखने के लिए बहुत सारा खर्च करना पड़ता था, ठीक। सेना रखने का खर्च मतलब जैसे कि आज के समय में कोई व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है, ठीक है। वो काम करे या ना करे उसको सैलरी हर महीने देनी है, ठीक। सैलरी जानी है, उसकी जो भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं सबके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा सरकार को। वैसा ही जब राजा अपने लिए पर्सनल सेना रखता था तो उसके सामने चैलेंज क्या होता था कि कभी युद्ध हो रहा हो या ना हो रहा हो, ठीक है, सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन राजा के खजाने से हर महीने या हर वक्त सेना के लिए खर्च करना ही पड़ेगा, सेना को पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक। अब इस चीज को अवॉइड करने के लिए, अपना खर्चा बचाने के लिए क्या किया राजा ने, एक सामंती व्यवस्था के एक नया एक्सपेरिमेंट के तौर पे सामंती व्यवस्था को लागू किया। इसमें क्या किया गया, जो भी इंपॉर्टेंट पदाधिकारी होते थे या कुछ खास व्यक्ति होते थे, इनको लैंड एरिया, कुछ लैंड एरिया अलॉट कर दिया जाता था और उस लैंड एरिया में जो सामंत होते थे, जिस व्यक्ति को ये लैंड एरिया मिला हुआ है, इसको क्या क्या राइट्स होते थे, इसको यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने का राइट्स होता था, ठीक है। वो वहाँ पे खेती चाहे तो पर्सनली खेती भी कर सकता था या उस एरिया में खेती करने वाले लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सकता था। ये टैक्स का पैसा सामंत अपने पास कलेक्ट करेगा और इसमें से कुछ हिस्सा ये राजा को भी पे करेगा, ठीक है। मतलब राजा को दो फायदे हो गए, राजा को अपने लिए पर्सनल सेना भी नहीं रखना पड़ रहा है क्योंकि अब सेना की जिम्मेदारी राजा की ना हो करके इस सामंत की हो गई है, ठीक है, ठीक। अब ये सामंत जो है, सपोज राजा को अपने पास 10,000 की सेना रखनी थी, तो अब राजा ने 10,000 की सेना की जगह मान लीजिए सिर्फ अपने पास 1000 लोगों की एक सेना रखी हुई है, बाकी के 9 लोगों को इन्होंने क्या किया, सामंत बना दिया, 9 सामंत रखे और हर एक सामंत की जिम्मेदारी हो गई कि वो अपने पास 1000 की सेना रखे, ठीक। इस तरीके से ये जो सामंती व्यवस्था थी इसमें दोहरे फायदे हुए, राजा को टैक्स कलेक्ट करने का बर्डन खत्म हो गया और दूसरा था कि उसके अपने पास पर्सनली सेना रखने का खर्च नहीं करना पड़ रहा था, ठीक। जरूरत पड़ने पर जब भी युद्ध वाली सिचुएशन होती थी तो ये राजा जो है वो सामंत से कांटेक्ट करेगा, ये उसको सैन्य सुरक्षा मुहैया करवा देगा, ठीक। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम क्या हुआ, सपोज राजा जो है वो किसी सामंत को लैंड एरिया देता गया। अब मान लीजिए किसी एरिया में 10 सामंत हो गए, किसी राजा के अंडर में 10 सामंत हो गए। अब कभी कभी लैंड डिस्प्यूट को लेकर के, जमीन विवाद को लेकर के हो सकता है इनमें से 2 सामंतों के बीच विवाद होना शुरू हो जाए, ठीक। 2 सामंतों के बीच विवाद हो रहा है और जब 2 सामंत आपस में लड़ रहे हैं तो जाहिर है कोई एक ही जीतेगा, तो कोई एक ऐसा विजेता निकल के आएगा जो ज्यादा जमीन का मालिक हो जाएगा, जो विजेता है वो ज्यादा जमीन का मालिक हो जाएगा। और राजा के अंडर में ही बहुत सारे ऐसे सामंत हो गए जो राजा से ज्यादा पावरफुल हो गए। सिचुएशन यही है ना कि राजा के पास सपोज यहाँ पे 1000 की सेना है और कोई ऐसा सामंत निकल गया जिसके पास 5000 की सेना हो गई। ऐसी लड़ के बाकियों से इसने क्या किया, 5000 की सेना एकत्रित कर लिया। अब इस सेना का यूज कर लेता था वो राजा के खिलाफ और राजा की सत्ता को उखाड़ फेंक करके फिर वापस वो वहां पे राजा बन जाता था। ये सिचुएशन गुप्त और गुप्तोत्तर काल आते आते बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है भारत भर में और इसी वजह से बहुत सारे छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है। भारत में बहुत सारे छोटे राजवंशों का उदय होता है जिनका की एरिया बहुत ज्यादा नहीं था पर उनका जो सेंट्रल पावर था, मान लीजिए भारत में किसी हिस्से में सपोज
आपने देखा ना कि मौर्यन ईरा और खास करके गुप्ता ईरा में बहुत बड़े भूभाग पर शासन चलाया जा रहा था, लेकिन इसके बाद जो राजवंश आए थे वो इन्हीं से अलग होकर के कहीं पे छोटा सा राजवंश, कहीं पे छोटा सा राजवंश, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते बहुत छोटे छोटे भूभाग पे ये शासन कर रहे थे। ठीक, और इन्हीं छोटे छोटे भूभाग पे शासन करने के बाद में ये क्या होते थे कि आपस में ही या तो लड़ते थे, या तो विवाह के द्वारा, या तो मैत्री या फिर संधि के द्वारा ये अपने राज्य को मिला लेते थे। फिर कोई दूसरा राजा आया, इन पर अटैक किया, उसका राज्य मिला लिया और वापस से ये बड़ा राज्य बन गया। फिर कोई राजा आया, अब फिर कोई सामंत आया, उसने अपना राज्य अलग कर लिया। इस तरीके से बंटने और जोड़ने की एक लंबी श्रृंखला हमको देखने को मिलती है, और इसी श्रृंखला में हमको बहुत सारे छोटे छोटे राजवंशों के बारे में पढ़ना था। ठीक, और इसी में ही एक और इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है इंडियन हिस्ट्री में। इसमें मैप में ध्यान दीजिएगा, ये मैप कौन से टाइम का है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक लोकेशन था कन्नौज नाम से, यूपी में एक लोकेशन है, एक जगह है कन्नौज नाम से। ठीक है, यहां पे एक जगह है कन्नौज नाम से, इसको लेकर के भी काफी सारे युद्ध हुए हैं भारत में। ठीक, एक यहां पे एक वंश स्थापित हुआ था, एक वंश यहाँ पे दक्षिण भारत और सेंट्रल इंडिया के आसपास स्थापित हुआ था, और आगे चल करके एक वंश यहाँ पर बंगाल के आसपास काम कर रहा था। ठीक है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये जो था उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया था, कहने का मतलब है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कोई भी राजा कलेक्ट कर सकता था। इसका रीज़न क्या था, यहाँ पे गंगा, यमुना और बाकी नदियों का दोआब क्षेत्र पड़ता था, सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अभी भी किसी भी राजा के पास रेवेन्यू का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स था कृषि। कोई भी राजा जो है वो कृषि से बहुत ज़्यादा लाभ कमाता था। उसके क्षेत्र में अगर बेहतर पैदावार हो रही है तो उसको ज़्यादा टैक्स मिलेगा और उसका वैभव संपदा ज़्यादा बढ़ सकता था। इसीलिए यहाँ पे 3 अलग अलग एरिया में 3 अलग अलग वंश काम कर रहे थे, और ये सभी इस कन्नौज या यूपी वाले क्षेत्र पर आक्रमण करते थे इस एरिया को कैप्चर करने के लिए। और इसी संघर्ष को हिस्ट्री में नाम दिया जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष। गुप्त और गुप्तोत्तर काल के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट है अगर हमारे पढ़ने के लिए, तो यह है त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 राजाओं का संघर्ष। ठीक है, 3 पक्ष थे, इसीलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष। और जो भी राजा का उदय हो रहा है या किसी भी छोटे राजवंश का उदय हो रहा है, उसके पीछे एक रीजन क्या था, आप एक रीजन हमेशा याद रखिएगा, सामंती व्यवस्था की वजह से यहाँ पे छोटे छोटे राजवंशों का उदय हो रहा था। कोई भी राजा का जो सैनिक था, सेनापति था, जैसे ही वो बड़ा मतलब खुद में बहुत पावरफुल हो जाता था, वो उस एरिया को स्वतंत्र घोषित कर लेता था। ठीक, इस तरीके से सामंती व्यवस्था का जन्म होता था। त्रिपक्षीय संघर्ष। अब इस 3 पक्षों में कौन कौन है उसको यहीं पर पहले क्लियर कर लीजिएगा कि 3 पक्ष या 3 राजा या 3 वंश कौन कौन से थे। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में इस तरीके से 3 ब्रांचेस करके पहले तीनों का नाम लिख लीजिएगा, फिर एक एक करके तीनों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से ये लोग लड़ाई कर रहे थे। सबसे पहला है राष्ट्रकूट वंश। पहले ब्रांच में लिख लीजिएगा राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश कहां पे था, अगर मतलब आपको एक मेमोरी में याद रखना हो तो ये वर्तमान महाराष्ट्र के आसपास, ब्रैकेट में नीचे में वहीं पे चाहे तो लिख लीजिएगा वर्तमान महाराष्ट्र। दूसरा है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश ये यहां पे गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्से में इनका क्षेत्र फैला हुआ था, लिख सकते हैं वर्तमान गुजरात एवं राजस्थान। और तीसरा है पाल वंश। ये बंगाल की तरफ जिस वंश का शासन था इसका नाम है पाल वंश। ठीक, पूछा जाए एग्जाम में
कि त्रिपक्षीय संघर्ष में इनमें से कौन सा वंश शामिल नहीं था, तो हमारे लिए 3 ऑप्शन तो आपको पता है कौन कौन शामिल थे। एक है राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश। तो इनके अलावा कोई ऑप्शन में रहे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, त्रिपक्षीय संघर्ष में ये 3 वंश शामिल थे। सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिएगा राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश। मैंने आपसे एक शब्द जिक्र हुआ था क्लास में चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्य वंश की 3 शाखाएं कौन कौन सी थी? चेर, चोल, पांड्य। चालुक्य वंश में वातापी या बादामी, उसके बाद में कल्याणी और एक वेंगी के चालुक्य। इन चालुक्यों का शासन कहाँ पे देखा था हमने? किस एरिया में देखा था चालुक्यों का शासन? मैप में अगर आप बात करेंगे तो ये ए, ये बी और ये सी कौन से लोकेशन पे था? चालुक्यों का शासन इधर था, बी लोकेशन के आसपास था ना। 3 वंश जो थे चालुक्यों के, 3 ब्रांचेस जो थी वो इसी के आसपास फैले हुए थे। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वर्तमान तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इसी एरिया में तीनों फैले हुए थे। ठीक है, तो चालुक्यों को जब हरा करके यहाँ पे जो नया वंश उदय हुआ था इसी का नाम था राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, चालुक्यों के सामंत थे राष्ट्रकूट वाले, और राष्ट्रकूट वंश में जिसने इस जगह की नींव रखी उसका नाम था दंती दुर्ग। हमने वहां पे नोट किया था। ठीक है, इसमें शुरुआत कीजिएगा। पहला पॉइंट, चालुक्य वंश के जो अंतिम शासक थे उनको एक राजा थे दंती दुर्ग नाम के, वहां पे भी नोट किया है आपने। उस दंती दुर्ग ने चालुक्य वंश को हरा करके यहीं पे इस एरिया में जहां पे चालुक्यों का स्थान था उस जगह पे जो नया वंश उदय हुआ उसका नाम था क्या? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट लिखे हैं ना। ठीक, आपको बार बार कनेक्ट करना पड़ेगा। हिस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कौन से राजा को हरा करके कौन सा वंश आ रहा है, ये आपको बार बार कनेक्ट करना पड़ेगा, उसी से स्टोरी आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो चालुक्य थे उनको हरा करके कौन आए? राष्ट्रकूट आए। ठीक है, वैसे यहाँ पे कोई वंश रहा होगा उसको हरा करके कौन आए? यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार वंश आ गया। यहाँ पे कोई वंश रहा होगा उसको हरा करके पाल वंश आ गया। फिर इन तीनों की लड़ाई हो रही है एक बड़े इंपॉर्टेंट एरिया को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, जो कन्नौज वाला एरिया था उसको कैप्चर करने के लिए तीनों में लड़ाई हो रही है, इसी का नाम है, हाँ, यहाँ पे पाल वंश आएगा था, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार, यहाँ पे राष्ट्रकूट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को, चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके, चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके दंती दुर्ग ने, ये नाम आप नोट कर चुके हो पहले ही, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी। ठीक, राष्ट्रकूट वंश का उद्भव कैसे हुआ ये समझ में आ गया। चालुक्य वंश का शासन था, चालुक्य वंश के अंतिम शासक थे, उनको हराकर चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन को इन्होंने हराया और यहां पे एक नए वंश का नींव रखा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, राजधानी, राजधानी डैश करके लिखिएगा, नासिक। शुरुआत में इनकी राजधानी नासिक थी, बाद में मान्यखेत इन्होंने राजधानी स्थानांतरित कर लिया था। तो दोनों राजधानी लिख लीजिएगा, एक लिखिएगा नासिक और कॉमा करके मान्यखेत। हाँ, महाराष्ट्र के आसपास का एरिया है। नासिक तो आपने सुना ही है, मान्यखेत भी वहीं पे है, नासिक और मान्यखेत। ठीक, अब यहां पे ये भी याद रखिएगा कि इन राष्ट्रकूटों का पतन कैसे हुआ, मतलब इनका अंत कैसे हुआ। तो चालुक्यों को इन्होंने हराया था हालांकि, ठीक, लेकिन यहां पे हमने पढ़ा कि चालुक्य के 3 ब्रांचेस थी, वातापी,
दूसरा कल्याणी और एक था वेंगी के चालुक्य। ठीक, इस पूरे वंश को ये ठीक से खत्म नहीं कर पाए थे। हालांकि कुछ एरिया में कैप्चर करके कुछ एरिया को कैप्चर करके इन्होंने राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी थी, लेकिन इसी में से जो बचे खुचे रह गए थे वो भविष्य में अपने पापा का, दादा का, सबका बदला लेगा वाला चला, और वापस से इनको जो हराने वाले वंश थे उनका नाम भी चालुक्य वंश था। ठीक है, चालुक्य वंश ने एक लंबे समय तक इंतजार किया, लगभग 200-400 साल तक इन्होंने इंतजार किया, और इनकी अगली पीढ़ी जो थी वो वापस से यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश को हरा करके वापस से यहाँ पे चालुक्य वंश की नींव रखती है। ये स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रकूट वंश का उदय किस वंश को हरा करके हुआ था। तो शुरुआत में चालुक्य को हराए थे, बाद में चालुक्य ने फिर से राष्ट्रकूटों को हरा दिया था। ठीक, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस वंश के प्रमुख शासक अब सबसे पहला नाम लिख लीजिएगा, उसी में प्रमुख शासकों में सबसे पहला नाम लिखिएगा। 2-3 शासक इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसमें बहुत सारे राजाओं का नाम है, पर 2-3 है जिनके बारे में प्रश्न पूछा गया है। ठीक, सबसे पहला नाम लिखिएगा कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम कृष्ण प्रथम के बारे में, इस वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट राजा आया है उसका नाम है कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। सबसे पहला, इसने एलोरा की गुफाओं का निर्माण पूरा करवाया। इसने एलोरा की गुफाओं का निर्माण पूरा करवाया। ठीक है, इसने पूरा करवाया था। शुरू किसने करवाया था या फिर उसके बीच में कौन कौन आए, ये बहुत लंबी हिस्ट्री। लगभग एलोरा की गुफाओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लगभग 80 साल का इतिहास है वहां पे, मतलब उसके कंस्ट्रक्शन का इतिहास ही 80 साल का है। उस बीच में कई राजा आए और उसमें से इन्होंने क्या किया, उसका निर्माण कार्य पूरा करवाया। जैसे कि एक बामियान बुद्ध की प्रतिमा है, वो भी पहाड़ को काट कर बनाया गया है। वैसे ही पूरे पहाड़ को काट कर ही ये मंदिर बनवाए गए थे। ठीक है, एलोरा में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा यहीं पे, इसने एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसने एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार यह पूछा गया है कि किसी विशेष जगह की गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित है। वैसे ही एलोरा के बारे में पूछा जाए ये किस धर्म से संबंधित है, तो यहां पे 3 धर्म, हिंदू, बौद्ध और जैन, तीनों के अवशेष मिलते हैं, मतलब उनसे संबंधित धार्मिक चीजें मिलती हैं। जो भी राजा आए सहिष्णु टाइप के थे, मतलब सभी धर्मों को इन्होंने आश्रय दिया था, और इसी वजह से एलोरा में तीनों धर्मों के अवशेष मिलते हैं। उनसे संबंधित बातें, उनसे संबंधित टीचिंग्स यहाँ पे लिखी गई हैं दीवारों पर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, एलोरा में बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित अवशेष हैं। ठीक है, एलोरा का जो मंदिर है ये इस वंश के राजा को याद रखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वंश के जो प्रमुख राजा थे कौन थे जिन्होंने इसका निर्माण करवाया, कौन थे? कृष्ण प्रथम, और इनके साथ में एलोरा मंदिर, ये याद रखिएगा। कौन सा वंश है? राष्ट्रकूट वंश। कौन सा मंदिर है? एलोरा में बहुत सारे जो मंदिर हैं इनका निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, जो राष्ट्रकूट वंश था किस वंश को हरा करके यहाँ पे अपने राज्य स्थापित किया था? चालुक्य वंश को हरा करके यहाँ पे आए थे। ठीक, नेक्स्ट नाम लिखिएगा ध्रुव।
अगले राजा का नाम है ध्रुव, और कहीं के भी ये धारावर्ष नाम भी मिलेगा, ध्रुव या धारावर्ष, ध्रुव या धारावर्ष। ठीक, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, इस वंश का प्रथम शासक, इस वंश का प्रथम शासक जिसने कन्नौज पर अधिकार हेतु, किसके लिए युद्ध हो रहा था? त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज पे अधिकार के लिए। इस वंश का प्रथम शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। ये त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 80 से लेकर के 100 सालों के बीच तक चलता रहा। कभी कोई राजा किसी को हराता था, फिर थोड़े समय के लिए कन्नौज पे अधिकार करता था, फिर पाल वंश आ गए, राष्ट्रकूट को हरा रहे हैं, राष्ट्रकूट आ गए, गुर्जर प्रतिहार को हरा रहे हैं। इस तरीके से लड़ाई बहुत लंबे समय तक चलती रही थी। ठीक, इस वंश का प्रथम शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया तथा प्रतिहार और पाल राजाओं को हराया। प्रतिहार और पाल राजाओं को हराया। ध्यान रखिएगा, ये त्रिपक्षीय संघर्ष ऐसा नहीं था कि किसी एक साल में हुआ और तीनों के बीच में लड़ाई हुई और वापस से किसी एक का अधिकार हो गया कन्नौज पे। ये लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई थी, जहां पे जिसमें कोई एक राजा की कभी यहाँ पे अधिकार करता था, फिर दूसरा आके उसको हराता था, फिर तीसरा आके उसको हराता था। इस तरीके से ये प्रोसेस बहुत लंबे समय तक चला है। ठीक है, उसी में कुछ समय के लिए यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश का अधिकार हो गया था कन्नौज पे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हाँ ये था ना गुर्जर प्रतिहार, हाँ दोनों एक साथ हैं। गुर्जर प्रतिहार ये है आपका कौन सा? राष्ट्रकूट, ये है पाल वंश। नेक्स्ट राजा का नाम लिख लीजिएगा, इंद्रबल तृतीय। इनके बीच में और भी राजा हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अगले काम के हैं ये है इंद्रबल तृतीय। इंद्रबल तृतीय इसके समय में अरब यात्री, इसके समय में अरब यात्री अल मसूदी, इसके समय में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया। इसके समय में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया। हुएन सांग किसके समय पे आया था? हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। अल मसूदी भारत आया। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण राजा हुए थे इस वंश में। राजा और भी हैं पर जिनके बारे में कभी प्रश्न पूछा ही नहीं गया, इतने लेस इंपॉर्टेंट है कि इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से, मतलब हमारे एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे नोट करके इस वंश के बारे में कुछ कॉमन पॉइंट को ऐड कर लीजिएगा। इस वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो पूछे गए हैं। लिखिएगा, सबसे पहला एलोरा और एलिफेंटा की गुफा। अच्छा, एलोरा मंदिर या एलोरा के जो पर्वत, यहां पे जो अवशेष मिले हैं कौन कौन से धर्मों से संबंधित हैं? बौद्ध, जैन और हिंदू, तीनों से। और ये जो एलिफेंटा मंदिर है या एलिफेंटा का जो पर्वत है
एलिफेंटा टेम्पल कहा जाता है, ये किससे संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, ये बहुत पिन पॉइंट वाले क्वेश्चन है जो कि आपको गलत नहीं करने हैं। ठीक, तो जो एलोरा है वो बौद्ध, जैन, हिंदू से संबंधित है और एलिफेंटा शैव या शिव जी से संबंधित ये गुफाएं हैं। एलोरा और एलिफेंटा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ। राष्ट्रकूटों के समय में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, अजंता और एलोरा की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाए तो कहां पे है? औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, जो यूनेस्को द्वारा यूनेस्को क्या चीज है? ये नाम आपने सुना है ना पहले भी, यूनेस्को। यूएन का मतलब तो आपको पता है, यूनाइटेड नेशन। यूनेस्को क्या है? एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व की जो मूर्त या अमूर्त धरोहर है उसको संजोने का काम करते हैं। मूर्त का मतलब है जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और अमूर्त मतलब जिनको देख नहीं सकते, जैसे कि म्यूजिक हो गया, कोई आर्ट हो गया, कुछ ऐसी कला हो गई जो कि किसी विशेष वर्ग के पास है। ठीक, उनको संजोने का, उनको सहेजने का काम करता है यूनेस्को। ठीक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, किसी भी देश में कल्चर को या वहाँ से संबंधित जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनको सहेजने का काम करते हैं, उनके लिए फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किए गए हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किए गए हैं। ठीक, अभी आपने पढ़ा एलोरा किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध, जैन, और एलिफेंटा शैव। यहीं पे एक और नाम आ गया है, अजंता। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? ये भी यहीं पे मेंशन कर लीजिए ताकि सब डिटेल आपको एक ही जगह मिले। ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। अजंता जो है वो केवल बौद्धों से संबंधित है। एलोरा में तीनों है और एलिफेंटा में शैव धर्म से संबंधित बातें हैं। उस धर्म को डेडिकेटेड वो स्थान है। ठीक, ये हमारा लगभग जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था राष्ट्रकूट वंश, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश गुर्जर प्रतिहार वंश सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें। एग्जाम में पूछा गया है ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश हैं ये किस आपके महत्वपूर्ण व्यक्ति से संबंधित इनका ये वंश है। ऐसा माना जाता है कि ये लोग लक्ष्मण जी के वंशज हैं। ठीक है, रामायण में जो 4 भाइयों में से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो लक्ष्मण जी के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, और एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न। जनरली ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते एग्जाम में किसी धर्म विशेष से संबंधित, पर यहाँ पे पूछा गया था कि किस धर्म से संबंधित या किस व्यक्ति से संबंधित है, तो लक्ष्मण जी के वंशज माने जाते हैं इनको। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें गुर्जर प्रतिहार में। इनके अभिलेखों में इन्हें भगवान लक्ष्मण का वंशज माना जाता है। इनके अभिलेखों में इन्हें भगवान लक्ष्मण का वंशज माना जाता है। राम
कह सकते हैं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों एक ही भाई थे, मतलब एक ही परिवार के भाई थे। लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से अगर देखा जाए कि ब्लड रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो राम और उनके भाई मतलब अलग भाई थे ना। राम जो है वो कौशल्या जी के लड़के थे, ये पता है ना। 3 माताएं थी, दशरथ की 3 पत्नियां थी, नहीं पता है। दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, पहली थी कौशल्या, कौशल्या माता के पुत्र थे राम, ठीक। उसके बाद में 2 पत्नियां और कौन कौन सी थी, एक थी कैकेयी और सुमित्रा। तो कैकेयी के शायद 1 पुत्र थे क्या, भरत, और इनके सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये सीधे मतलब सौतेले भाई थे राम और लक्ष्मण। सोचे कि दोनों मतलब नाम लिया जाता है राम लक्ष्मण के नाम से, हाँ पापा एक है मम्मी अलग है, ठीक है। तो लक्ष्मण जी के वंशज कहने का मतलब है कि वो खास राम जी से संबंधित नहीं है। फिर उनका क्रोनोलॉजी अलग हो गया ना, राम अलग माता के पुत्र हैं और लक्ष्मण अलग माता के पुत्र हैं, इसीलिए इनको राम जी से संबंधित नहीं कहा जा रहा है, इनको लक्ष्मण जी के वंशज बताया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अलग एक ट्री फैमिली ट्री में आ जाएंगे। समझ पाए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें। इस वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र इस वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र थे। इनकी राजधानी अन्हिलवाड़, ब्रैकेट में जगह का नाम या वर्तमान राज्य का नाम लिखिएगा, कंफ्यूजन ना हो। इनकी राजधानी अन्हिलवाड़ वर्तमान राजस्थान में है। इनकी राजधानी अन्हिलवाड़ राजस्थान में थी। ठीक, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं इनके बारे में एक एक पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले राजा है नागभट्ट प्रथम। पहले राजा का नाम लिख लीजिएगा इसमें, नागभट्ट प्रथम। हाँ, महत्वपूर्ण राजाओं के क्रम में एक तो संस्थापक पूछ सकता है आपको, संस्थापक कौन है, हरिश्चंद्र। और जो महत्वपूर्ण राजा हुए जिनके समय में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं या कुछ महत्वपूर्ण काम किए हैं, उनको अगर देखते चले तो सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे नागभट्ट प्रथम। लिखिएगा इसमें, इन्होंने सर्वप्रथम भारत में अरब आक्रमण को विफल किया। भारत में अरब आक्रमण को विफल किया। अब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम वैसे एक क्रोनोलॉजी फॉलो कर रहे हैं कि हमको किस समय अंतराल के बारे में या किस टाइम पीरियड के बारे में पढ़ना है। हमने जो शुरू किया था खास तौर पे वैदिक काल के बारे में, वैदिक काल हमने पढ़ा था, प्री वैदिक 1000 से लेकर के 600, ठीक है। और उसके बाद में उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था, सॉरी 1500 से लेकर के 1000, और उसके बाद में 1000 से लेकर के 600, 1500 से लेकर के 1000, और सेकंड था 1000 से लेकर के 600। उसके बाद में 600 BC से लेकर के लगभग 400, 500 या 600 AD तक का जो समय था, इसमें हमने कई चीज़ें पैरेलल तरीके से पढ़ी है ना। मैंने आपसे ये चीज़ कई बार डिस्कस किया है। यहाँ पे धार्मिक परिवर्तन क्या हुए, जिसमें कि बौद्ध, जैन और कुछ अन्य छोटे छोटे धर्म का उदय हुआ। उसके बाद में राजनीतिक परिवर्तन क्या हुए थे, ये भी हमने देखा था कि शुरुआत कहाँ से हुआ था, हर्यक वंश से, फिर धीरे धीरे मौर्य आते आते, गुप्त आते आते, फिर गुप्तोत्तर आ गए, और उसके बाद में हम ये छोटे छोटे राजवंश पढ़ रहे हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे विदेशी आक्रमण कौन कौन से हुए थे, ठीक है, शक हो गए, पहला हो गए, ऐसे बहुत सारे आक्रमण यहाँ पे देखने को मिले थे। तो लगभग ये 600 से 600
BC से लेकर के AD तक का जो समय है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद का जो समय है, ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष हम पढ़ रहे हैं, वो इसी सीक्वेंस में लगभग 800, लगभग कह सकते हैं कि 700 से 800 AD के आसपास का समय है। 700 से लेकर के 800 AD तक के आसपास का समय है, ठीक है। तो लगभग 600 BC से 600 AD तक की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब समय में हम आगे बढ़ रहे हैं, लगभग 700-800 AD के आसपास का समय है, ठीक है। ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, ठीक। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा नागभट्ट के बारे में। इन्होंने सर्वप्रथम अरबों के आक्रमण को विफल किया। नेक्स्ट पॉइंट, इसे मलेच्छ नाशक अरबों को विफल करने की वजह से इनको मलेच्छ नाशक, इन्हें मलेच्छ नाशक कहा गया। इन्हें मलेच्छ नाशक कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी नेक्स्ट राजा है वत्सराज। वत्सराज, ठीक। संस्थापक थे हरिश्चंद्र, उसके बाद नागभट्ट प्रथम, और ये हैं वत्सराज। इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्हें इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक। कोई राजा होता है जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर लेता है अपने समय में, अपना राज्य का विस्तार कर लेता है, आर्थिक सांस्कृतिक रूप से बहुत ऊंचाई पर ले जाता है अपने वंश को, इसीलिए इसको इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी के समय में कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। इसी के समय में कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इसने पाल शासक को पराजित किया। पाल शासक को पराजित किया, ठीक है। ये बंगाल वाले एरिया में जो पाल वंश था, इसी में से एक राजा था धर्मपाल, उसको पराजित किया था। उसको हम आगे देखेंगे, नाम के साथ में आगे देखेंगे। और नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू कीजिएगा। पाल शासक को पराजित किया तथा राष्ट्रकूट वंश के, किससे पराजित हुए थे ये लोग? किसके? अच्छा, राष्ट्रकूट वंश में याद कीजिएगा, ध्रुव या धारावंश पढ़े थे, ठीक है। उसी के समय में इन्होंने क्या किया था? दोनों को हराया था, ठीक। लिखिएगा, इसको कंटिन्यू कीजिएगा। राष्ट्रकूट वंश के राजा ध्रुव से पराजित हुआ। राष्ट्रकूट वंश के राजा ध्रुव से पराजित हुआ। ठीक, अब इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आपको इस पूरे इवेंट को याद रखना है तो मैंने इन तीनों को नाम दे दिया है, ए, बी और सी। सबसे पहले लड़ाई किसके बीच हुई है? ए वर्सेस सी के बीच में, ठीक। ए वर्सेस सी, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। जीता कौन यहाँ पे? ए जीत गया, ठीक। ये लोग जीत गए थे, ठीक। उसके बाद में ये जो ए है, अब सेकंड लड़ाई किसके बीच में हो रही है? सेकंड मैच किसके बीच में हो रहा है? ए वर्सेस बी के बीच में, ठीक है। बी मतलब यहाँ पे राष्ट्रकूट, जिसमें ध्रुव के टाइम पे लड़ाई हुआ था, तो इसमें विनर कौन निकला फिर? बी। और बाद में लड़ाई किसके बीच हुई होगी? यहाँ पे बी और सी के बीच में भी। अल्टीमेटली विनर कौन निकला था? बी, ठीक है। इसने कन्नौज पे अधिकार किया, कुछ समय तक राज किया, फिर ये लड़ाई कंटिन्यू चलते रहती थी। कन्नौज आगे पढ़ेंगे, कन्नौज का डिटेल पढ़ेंगे।
कन्नौज में लड़ाई क्यों हो रही थी, इस समय राजा कौन थे, या फिर इस एरिया को क्यों ये कैप्चर करना चाहते थे, ये वापस से कन्नौज का पूरा हिस्ट्री पढ़ना है थोड़ा सा। ठीक, इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक, वत्सराज के बारे में ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी कि इसके समय में इसने किसको हराया था, पाल वंश के शासकों को हराया था, धर्मपाल नाम था उसका, उसको हराया था, और राष्ट्रकूट वंश के किससे पराजित हुआ था, ध्रुव से पराजित हुआ था। ठीक, मत लिखो वहां पे, मैं आगे लिखवाऊंगा। ठीक, नेक्स्ट राजा का नाम लिखिएगा महेंद्रपाल। इनके बीच में और भी राजा हुए हैं, उनके बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले जो काम के राजा हैं जहां से प्रश्न पूछा गया है, महेंद्रपाल, इसी वंश में। हालांकि ये नाम से ऐसा लग रहा है कि पाल वंश का शासन होगा, शासक होगा, पर इसी वंश का है। नाम लिखिएगा महेंद्रपाल। इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान, इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर, इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर रहते थे। जिनकी प्रमुख रचनाएं कर्पूर मंजरी, जिनकी प्रमुख रचनाएं कर्पूर मंजरी, कौमा काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा तथा बाल रामायण। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा तथा बाल रामायण थी। कर्पूर मंजरी को एग्जाम में पूछा गया है व्यापम में। ठीक है, किसकी रचना थी, राजशेखर की रचना थी कर्पूर मंजरी। बाल रामायण, इनकी प्रमुख रचनाएं कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा तथा बाल रामायण थी। ठीक है, ये कुछ प्रमुख राजा थे इस वंश के। वैसे इसके पहले और इसके बाद भी और राजा हुए हैं, पर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगला वंश का नाम, अगला जो बच गया हमारा, राष्ट्रकूट हो गया, गुर्जर प्रतिहार हो गए। नेक्स्ट है पाल वंश। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा पाल वंश। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है इस वंश के बारे में, लिखिएगा इस वंश के संस्थापक, इस वंश के संस्थापक गोपाल, इस वंश के संस्थापक गोपाल थे। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी राजधानी मुंगेर, पश्चिम बंगाल में एक स्थान है मुंगेर। इनकी राजधानी मुंगेर थी, इनकी राजधानी मुंगेर थी। ठीक, इसमें अब महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में लिखते चलिएगा। गोपाल के बाद में जो महत्वपूर्ण राजा हुए थे उनका नाम है धर्मपाल। गोपाल के बाद में अगले राजा का नाम लिखिएगा धर्मपाल। पहला था गोपाल, नेक्स्ट है धर्मपाल। लिखिएगा, यह इस वंश का एकमात्र शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया।
यह इस वंश का एकमात्र शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। इस वंश का एकमात्र शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। ठीक है, मैंने बताया था अभी ABC कौन सा किसके साथ लड़ाई कर रहा है। पहले लड़ाई किसके बीच हुआ होगा, A और C के बीच में A विनर निकला, फिर A और B के बीच में B विनर निकला, फिर B और C के बीच में फिर B विनर निकला। ठीक, लिखिएगा इसमें धर्मपाल के बारे में। इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट, यह राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ। यह राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा करवाया। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा करवाया। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा करवाया। इंडियन हिस्ट्री में 3 यूनिवर्सिटी है जिनका नाम बड़ा फेमस है। एक तो है यहाँ पे तक्षशिला, और बिहार वाले क्षेत्र में विक्रमशिला और नालंदा, ये तीनों बड़े फेमस हैं। ठीक, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा करवाया। नेक्स्ट पॉइंट, इसके समय में हाँ बिहार में इसके समय विदेशी यात्री सुलेमान भारत आया। इसके समय में विदेशी यात्री सुलेमान भारत आया। जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार करवाया। जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार करवाया। ठीक, अब इन तीनों के बारे में आपको पता चल गया कि ये यहाँ पे जो कन्नौज के लिए संघर्ष हो रहा था किस किस वंश के बीच में हो रहा था। यहाँ पे कौन थे, गुजरात के आसपास में गुर्जर प्रतिहार, महाराष्ट्र के एरिया में राष्ट्रकूट और बंगाल वाले एरिया में पाल वंश। तीनों में से अंततः विजय किसको मिला था, राष्ट्रकूट वंश को। ठीक है, और ये जो लड़ाई थी ये वंशानुगत लड़ाई बन गई थी। बाद में आकर के मतलब आगे चल करके राष्ट्रकूटों को फिर से किसी ने हराया होगा, फिर उसका आक्रमण किया होगा, फिर कन्नौज पे किसी दूसरे का अधिकार रहा होगा। अंततः ये लड़ाई जो है वो इन वंशों के समाप्ति के साथ ही इस लड़ाई का समाप्त हुआ था। ये लड़ाई समाप्त हुई थी। ठीक है, तो कन्नौज की लड़ाई क्यों हुई थी इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। हाँ हाँ, ऐसा होता था कि कई बार ये जो विदेशी यात्री थे अपने देश के राजा से परमिशन लेकर के आते थे। ठीक है, परमिशन लेकर के आते थे तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी वो राजा करते थे। अब इन्होंने अगर मैसेज भेजा है कि यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसमें हमारा अगर इन्वेस्टमेंट हो तो बेहतर काम कर सकता है, तो राजा से उसको फंडिंग मिल सकता है, वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, ऐसे कई इवेंट हुए हैं जहाँ पे विदेशी यात्रियों ने यहाँ पे मरम्मत का काम करवाया हो, जीर्णोद्धार करवाया हो, या फिर कुछ नया स्ट्रक्चर बनवाया हो। ऐसे कई एग्जाम्पल मिलेंगे आपको आगे। ठीक, तो त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से वंश शामिल थे, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश। ठीक, ये 3 पक्ष थे करके इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कह दिया जाता है। इनके अलावा यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश वाले सेक्शन में एक और वंश चल रहा था त्रिपक्षीय संघर्ष से अलग, एक मिसलेनियस कह सकते हैं इसको। यहाँ पे एक और वंश चल रहा था। जनरली छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पढ़ते समय भी इनका जिक्र आता है। एक वंश का नाम आपने पढ़ा होगा, काकतीय वंश, है ना, काकतीय वंश।
इस वंश का भी थोड़ा सा जिक्र आता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से हो या छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के हिसाब से हो, इंपॉर्टेंट है काकतीय वंश के बारे में। आपको किसी भी विषय में प्रश्न पूछ सकता है। काकतीय वंश, लिखिएगा इसमें सबसे पहला पॉइंट, त्रिपक्षीय संघर्ष से अलग है, ठीक है, एक नया वंश है, एक नया समय है कह सकते हैं, काकतीय वंश। लिखिएगा पहला पॉइंट, ये चालुक्यों के सामंत थे, ये चालुक्यों के सामंत थे। इस वंश का संस्थापक बेतराज प्रथम था। इस वंश का संस्थापक बेतराज प्रथम था। इस वंश का संस्थापक बेतराज प्रथम था। इसके बाद में कई राजा हुए थे पर इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अगले इंपॉर्टेंट राजा है जहां से प्रश्न पूछा गया है, रुद्रदेव। अगले इंपॉर्टेंट राजा है रुद्रदेव। रुद्रदेव, लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट, इनका साम्राज्य विस्तार कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य था। इनका साम्राज्य विस्तार कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य था। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने वारंगल शहर की स्थापना की। इन्होंने वारंगल शहर की स्थापना की। वारंगल शहर की स्थापना की। ठीक, इसके बाद में जो महत्वपूर्ण राजा थे वो असल में राजा नहीं थे, कह सकते हैं रानी थी। इनका नाम है रुद्रमा देवी, रुद्रदेव। और उसके बाद में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं यहाँ पे, रुद्रमा देवी। इतिहास में बहुत कम ऐसा समय मिलेगा जब सेंटर पे या पावर किसी महिला के पास हो। रुद्रमा देवी, लिखिएगा पहला पॉइंट इसमें, आंध्र प्रदेश की पहली या आंध्र प्रदेश की महान महिला शासिका। आंध्र प्रदेश की महान महिला शासिका। हाँ, असल में ऐसा माना जाता है कि ये अपने पिता को सपोर्ट करने के लिए रानी बनी थी। उनके पिता उस समय बीमार चल रहे थे, उनको सपोर्ट करने के लिए रुद्रमा देवी जो है वो शासन का कार्यभार संभाल रही थी। एक्चुअल में उनको कोई मतलब मुकुट नहीं पहनाया गया था राज्य प्रमुख के रूप में, लेकिन अब भाई डिसीजन ले रही हैं तो इसीलिए उनका नाम बहुत फेमस है, रुद्रमा देवी जी का। ठीक, आंध्र प्रदेश की महान महिला शासिका। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वो तो प्रॉपर मुकुट पहन के मतलब प्रॉपर राज सिंहासन पर बैठती थी, मतलब उनको भारत की पहली महिला शासिका कहा जाता है। ठीक है, इनको पहली नहीं कह रहे हैं, इसका रीज़न यही है कि ये अपने पिता को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ डिसीजन मेकिंग में शासन चलाने के लिए काम कर रही थी। इनको राज्य प्रमुख नहीं बनाया गया था, राजा नहीं बनाया गया था, राजा या रानी नहीं बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इनके समय में इटली से मार्को पोलो नामक यात्री इनके समय में इटली से मार्को पोलो नामक यात्री भारत आया। अब एक और
चीज़ एक और जो डाउट आपको बार बार आएगा वो मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। हिस्ट्री पढ़ते समय जो एक दिक्कत और आएगी आपको, ये इस चीज़ को लेकर के है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि लगभग ये समय जो चल रहा था 1100-1200 के बीच के समय था। यहाँ पे इस एरिया में काकतीय वंश का शासन है। काकतीय वंश में भी विशेष रूप से रुद्रमा देवी का शासन है, ठीक। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जब इनका शासन यहाँ पर चल रहा है तो बाकी भारत का जो शासन व्यवस्था है वो पॉज हो गया है, ठीक है। बाकी जगहों में भी तो किसी ना किसी राजा का या रानी का शासन चल रहा होगा। जनरली कई बार क्या करता है एग्जामिनर, आपको ये पूछ लेगा कि मार्को पोलो किस राजा के समय में भारत आया, किस रानी के समय में भारत आया। अब वहाँ पे हो सकता है रुद्रमा देवी का ऑप्शन ना दे, लेकिन यहाँ पे बाकी जो राजा काम कर रहे थे उनका और नाम ऑप्शन में हो। तो जो भी उस टाइम पीरियड पे जो सबसे महत्वपूर्ण राजा होगा उनका नाम कई बार आपको चूज करना पड़ता है। तो आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार ये लिस्ट बनाना पड़ेगा कि सपोज कोई यात्री है, वो किन किन राजाओं के काल में भारत में रहा है, यात्री और प्लस कौन कौन से राजाओं का शासन रहा है, उसके भारत में रहते तक कौन कौन से राजा उसके शासन, उसके यात्रा भ्रमण के दौरान कौन कौन से राजाओं का शासन बदला है, ये चीज़ आपको नोट करना पड़ेगा, मतलब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक आपके लिए होमवर्क रहेगा। जैसे ही हिस्ट्री कंप्लीट होता है आपको ये काम कर लेना है। जैसे कि ह्वेनसांग, इनके समय में कौन कौन से राजाओं का शासन काल बदला है। उसके बाद में फाहियान, कौन कौन से राजा रहे हैं। उसके बाद एक नाम आएगा इत्सिंग, उसके रहते हुए भारत में कौन कौन से राजाओं का बदलाव हुआ है। उसके बाद में एक नाम आपको मिलेगा अल बरूनी, उसके अलावा मार्को पोलो, एक नाम मिलेगा अल मसूदी, ठीक है। ऐसे जितने भी महत्वपूर्ण यात्री हैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कौन, उनके रहते हुए भारत में कौन कौन से राजाओं का बदलाव हुआ है, कौन कौन से राजा बदले हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक काम आपको करना पड़ेगा हिस्ट्री कंप्लीट होते ही, ठीक। चलिए, जैसे वैसे अभी यहाँ पर रुद्रमा देवी के शासनकाल में मार्को पोलो भारत आए थे। चलिए नेक्स्ट नाम लिखिएगा प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव, रुद्रमा देवी के बाद में अगले राजा हैं प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव लिखिएगा। इनके बारे में पहला पॉइंट है, इनके समय में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। इनके समय में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। महमूद गजनवी का मतलब उसके सेनापति पहले लड़ाई कर चुके थे। ये अभी काफी आगे का समय है, लगभग 1300 के आसपास का समय है जब रुद्र प्रताप देव यहाँ पे शासन कर रहे हैं। 1300 के आसपास का समय है। एक चीज वही मैंने बताया ना कि जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि रुद्र प्रताप देव के समय में यहाँ पे आक्रमण हुआ है, असल में आक्रमण यहाँ पे नहीं हो रहा था, ये यहाँ पे हो रहा था, है ना, महमूद गजनवी का आक्रमण। हाँ, पहले सेनापति का आक्रमण हुआ, वो विफल रहे, फिर महमूद गजनवी आए थे, ठीक है। तो वो हिस्ट्री हम फिर से पढ़ेंगे, मतलब जब महमूद गजनवी के बारे में पढ़ रहे होंगे तब इनका जिक्र फिर से आएगा। असल में क्रोनोलॉजी क्या थी, महमूद गजनवी अफगानिस्तान के गजनी वाले क्षेत्र में निवासरत थे। वहां से उन्होंने अपने सेनापति को पहले भेजा, ठीक है। भारत की चर्चा सुन चुके थे पहले ही कि यहाँ कितनी धन संपदा है, तो उन्होंने सोचा कि छोटा मोटा एरिया है, उनके सेनापति यहाँ पर जीत करके आ जाएंगे। अब सबसे पहले अपने सेनापति को भेजा, ठीक है। वो यहाँ पे हार गए, उसके बाद में वो खुद आए थे, ठीक। महमूद गजनवी खुद आए थे, लेकिन जब खुद आए थे उस टाइम पे यहाँ पे किसका शासन चल रहा था, रुद्र प्रताप देव का। वही एक पॉइंट है कि आपको बार बार ये कनेक्ट करना पड़ेगा कि किस व्यक्ति के समय में भारत के बाकी हिस्सों में क्या सिचुएशन है, कौन सा यात्री आ रहा है, कौन सा आक्रमण हो रहा है, ये थोड़ा सा बार बार कनेक्ट करना पड़ता है आपको हिस्ट्री में, ठीक है। हाँ, किसके समय, किसके शासनकाल में, प्रताप रुद्रदेव के समय में। मलिक काफूर के बारे में आपने पढ़ा है कि प्रताप रुद्रदेव के समय में इनका आक्रमण हुआ था।
ये गजनी के सेनापति थे ना, हाँ इनके शासन काल में अटैक हुआ था। तब उनके एक छोटे बेटे थे जो इस इधर बस्तर आए थे नामदेव। हाँ, काकतीय वंश के। हाँ ठीक है, मैं एक बार इसको फिर से क्रॉस चेक कर लूंगा कि वाकई में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था या मलिक काफूर का आक्रमण हुआ था, क्योंकि दोनों का एक बार सीजी की जो बुक है ना वहाँ से टाइम जैसे कि ये लगभग 1150 के आसपास का टाइम है, 1150 से लेकर के सन 1200 के आसपास का टाइम है जब यहाँ पे विदेशी आक्रमण होने शुरू हो गए थे। वैसे हमको वापस अभी टाइम में वापस जाना है। हमने अभी तक जो क्रोनोलॉजी पढ़ा था वो सिर्फ 600 एडी तक का समय पढ़ा है, हमने 500-600 एडी के आसपास का समय पढ़ा है। हमको वापस वहां से हिस्ट्री शुरू करनी है। ठीक, ये तो हम मिसलिनियस टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। लगभग हम 1200 के आसपास पहुंच गए हैं, सन 1200 के आसपास तक पहुंच गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल क्रोनोलॉजी या स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है। जो भी मिसलिनियस टॉपिक्स है वो हम पहले कवर कर रहे हैं, हमको वापस 600 एडी से पूरा हिस्ट्री शुरू करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं ये चीज़ एक बार वापस से क्लियर कर लूंगा, सीजी की बुक से भी और इंडियन जीके की जो एनसीईआरटी है वहां से भी। ठीक है, कि महमूद गजनवी का आक्रमण था या फिर मलिक काफूर का आक्रमण था। ठीक, खैर यहाँ पे पहले नोट कर लीजिए आप, महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद में हाँ यहाँ से शुरू हुआ होगा, नॉर्थ वेस्ट से। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे हम वापस पढ़ेंगे वैसे महमूद गजनवी के बारे में। मतलब पूरे विदेशी आक्रमण को फिर से पढ़ना पड़ेगा अभी। मतलब यहाँ पे जो मुस्लिम आक्रमण थे इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, कैसे अफगानिस्तान वाले एरिया से यहाँ पे आक्रमण शुरू हुआ, फिर कितने बार आक्रमण किए, कौन से राजा के समय में आक्रमण हुआ, कौन से जीते कौन से हारे, वो वापस से हमको पढ़ना है। याद रखिएगा, ये भारत, फिर इधर ये पाकिस्तान, फिर जस्ट इसके पीछे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक लोकेशन है गजनी। ठीक है, गजनी का जो शासक था महमूद गजनवी, ठीक, उसका आक्रमण यहाँ पे होना शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा इसी में, महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। इसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने काकतीय राज्य पर आक्रमण कर प्रताप रुद्र देव को बंदी बनाया। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि इनको बंदी बना करके दिल्ली ले जाना चाह रहे थे और ले जा नहीं पाए थे। रास्ते में ही प्रताप रुद्रदेव की मृत्यु हो गई थी, और जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो ये पूरा एरिया जो है वो दिल्ली सल्तनत में विलीन हो गया था। ये पूरा एरिया जो है उसके बाद में दिल्ली सल्तनत में विलीन हो गया था। ठीक, ये जो छोटे छोटे राज्य थे इन्होंने एक समय तक दिल्ली से मतलब मुगलों से संघर्ष किया, फिर धीरे धीरे करके ये भी अपनी अधीनता स्वीकार करने लगे थे और बाद में दिल्ली सल्तनत में पूरा एरिया विलीन हो गया था। सन 1100-1200 के बीच की बात हो रही है। ठीक, अभी हमें वापस से 600 एडी से देखना पड़ेगा कि अब कौन कौन से नए राज्यों का या नए राजवंशों का उदय हो रहा है। ठीक है, चलिए, त्रिपक्षीय संघर्ष में और एक जो महत्वपूर्ण राजवंश था जो सीजी हिस्ट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट था, काकतीय वंश, इसमें जो महत्वपूर्ण राजा थे इनके बारे में हमने देख लिया। अब वापस से हमको हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। अब हमको देखना है राजपूत काल। भारत में एक वापस से मैं आपको बता दूं एक मोटा मोटा हिस्ट्री। सबसे पहले हमने देखा था वैदिक काल के बारे में, फिर पोस्ट वैदिक एज के बारे में देखा था, उसके बाद में हमने देखा था प्री मौर्यन इरा, हर्यक वंश, उसके बाद में शिशुनाग वंश, नंद वंश, फिर मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद में हमने देखा था पोस्ट मौर्यन इरा, फिर गुप्त इरा, फिर गुप्तोत्तर काल के बारे में देखा था। गुप्तोत्तर का काल के बाद में हमने देखा कि कैसे त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद में हमको अब देखना है कि भारत में इन एरिया में जहां जहां पे हम ये देख रहे हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण एरिया थे वहां पे कौन से नए राजवंशों का उदय हुआ, और इनमें खास करके जो नया वंश निकल के आया था वो था राजपूत वंश। और राजपूतों में भी अलग अलग एरिया में शासन करने वाले अलग अलग राजपूत थे जिनको कि उस एरिया के हिसाब से अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। आप चाहें तो 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, राजपूत वंश आज खत्म कर लेंगे हम।
उसके बाद में कल से हमारा मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाएगा।